जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हम ना एक कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह स्टडी है कि हम क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। अच्छा, इन्वेंटरी आज भी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा बच्चों, कल का लेक्चर होगा, फिर प्रैक्टिस होगी, अभी टाइम लगेगा इस पे। बच्चों, मार्कअप मार्जिन, प्यारे दोस्तों आप ज़रा गौर से बात सुनिएगा। आपको ये पता होगा जी, प्रॉफिट का लफ्ज़ तो आपने सुना है, प्रॉफिट। बच्चों, प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? प्यारे दोस्तों, आपने चीज़ को बेचा, चीज़ को ख़रीदा भी तो होगा ना। सेल सेल करना, बेचना। और बच्चों इसको बच्चों इसको बेचने का खर्चा जो जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? कॉस्ट ऑफ सेल। चीज़ को बेचने का खर्चा बच्चों। आप इसमें से प्यारे दोस्तों चीज़ को बेचने के खर्चों को माइनस करेंगे सेल में से, तो आपके पास मेरे चांद आएगा प्रॉफिट। क्या आएगा मेरे चांद? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकालने के, अब ज़रा गौर से सुनना, मार्जिन को भी प्रॉफिट कहते हैं और मार्कअप को भी प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन ना अल्लाह ताला ने दुनिया में मुख्तलिफ जहन के लोग पैदा किए हैं बच्चों। कुछ लोग कहते हैं मेरे प्यारे भाई, हमने प्रॉफिट निकालना है कॉस्ट को बेस बना के, यानी कॉस्ट हमारी बेस है, कॉस्ट को बेस बना के प्रॉफिट निकालना। कुछ कहते हैं प्रॉफिट सेल की बेस, सेल को बेस बना के निकालना, यानी प्रॉफिट 20% है सेल का, जो सेल आपने की उसका 20% हमारा मुनाफा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट इसका 20% प्रॉफिट। तो प्यारे दोस्तों, अगर तो सेल है, अगर सेल को बेस बनाना तो सेल को आपको रखना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों 100%। मिसाल के तौर पे, अब ज़रा गौर से सुनना बच्चों, इक्वेशन ये है जी, कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब मार्जिन या मार्कअप, इज इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा? ये होगा बच्चों सेल्स। क्या होगी मेरे चांद? सेल्स। उम्मीद है मेरे चांद मेरी बात समझ गए हो। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स बच्चों। प्रॉफिट का मतलब क्या मेरे प्यारे दोस्तों? मार्कअप या मार्जिन। क्या बच्चों? मार्कअप या मार्जिन बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब जरा गौर से सुनना प्यारे भाई, अगर तो सेल को बेस बना के प्रॉफिट निकालना प्यारे दोस्तों, अब जरा सुनना जरा, फिर इक्वेशन बनेगी कुछ यूं। मैं कहता हूँ 20% प्रॉफिट है, मैं बगैर परसेंटेज के कर रहा हूँ। अगर तो सेल को बेस बनाना है तो सेल 100 है और ये 80 है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन प्यारे दोस्तों, अगर मेरे चांद आपने आपने कॉस्ट को बेस बनाना, यानी कॉस्ट की हेल्प से, तो बच्चों कॉस्ट 100 है तो फिर ये 120। डन। डन है बच्चों, ये इक्वेशन बनी है आपकी, उम्मीद है बात समझ के हैं, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन बनी। अगर सेल को बेस बनाएंगे तो बच्चों सेल को 100 एज्यूम करेंगे। अगर प्यारे दोस्तों आप कॉस्ट को बेस बनाएंगे तो मेरे चांद फिर कॉस्ट को 100 एज्यूम करेंगे। ये इसी तरह रहेगा, ठीक है। फिर ये 100 होगा, फिर ये 120। डन बच्चों। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे बच्चों इस इक्वेशन के मुताबिक, बच्चों अब जरा गौर से सुनना, बच्चों गौर से सुनना, बच्चों गौर से सुनना। मैं कहता हूँ प्यारे दोस्तों इधर देखें। मैं कहता हूँ जी इधर सेल आपने कहा था ना, सेल, सेल की अमाउंट है जी $5000, ठीक है, 5000, ठीक है। डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय किसको बेस बनाना है? सेल को। डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय प्यारे दोस्तों 20 बच्चों, ठीक है मेरे चांद, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये आपके पास आएगा मेरे ख्याल से $100 का प्रॉफिट आ गया, $1000 का, सॉरी, क्या आ गया मेरे चांद आपके पास? प्रॉफिट आ गया, ठीक है मेरे चांद। उम्मीद है बात समझ आ गई है। अच्छा, इधर बच्चों जो क्वेश्चन है, कहता जी इधर आपने बेस किसको बनाया है? कॉस को। किसको बच्चों? कॉस को, कॉस को, ठीक है। इधर कॉस 100 है, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपने क्वेश्चन में देखना है आपको कॉस गिवन है या आपको सेल गिवन है, ठीक है। अगर तो कॉस गिवन है, मिसाल के तौर पे, अगर तो सेल गिवन है तो आप कहेंगे 5000 डिवाइड बाई, ये 100 पे नहीं पड़ा, अब ये चेंज हो गया, अब यही तो चेंज है इधर। इधर इधर बच्चों, इधर आपने बेस बनाना था किसे? बेस बनाने का मतलब ये नहीं कि डिवाइड ही उसी से करना, बेस बनाने का मतलब है जो बेस बनेगी वो 100 होगी। इधर सेल बेस थी तो 100, इधर कॉस्ट सेल है तो बच्चों वो 100 है, लेकिन चूंकि हमारे पास सेल की अमाउंट गिवन है तो इसे 120 एज्यूम करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20। अब मेरे प्यारे भाई आपका आंसर चेंज होगा, उम्मीद है मेरे चांद मेरी बात समझ गए हो। डन है। अच्छा, अब आप इधर आओ, यह होगा जी 5000 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई ये $833 आएगा। डन। अब देखो दोनों से आपका प्रॉफिट चेंज आ रहा है, क्या आ रहा है प्यारे दोस्तों? चेंज। उम्मीद है मेरे चांद मेरी बात समझ गए हो। काम की बात यह है बच्चों, काम की बात यह है प्यारे दोस्तों, अगर तो सेल को, अगर आपके पास सेल गिवन है, सेल की अमाउंट इज गिवन, सेल इज गिवन, सेल गिवन है दोनों में, चाहे आप कॉस्ट को बेस बनाए चाहे बच्चों आप सेल को, तो डिवाइड भी फिर सेल की ही परसेंटेज से करेंगे, डिवाइड भी सेल की ही परसेंटेज से करेंगे, ऊपर भी सेल नीचे भी सेल। लेकिन ये आपने इधर क्योंकि सेल इसको 100 एज्यूम किया तो इधर 100,
इधर बच्चों आपने कॉस को 100 लिया तो ये 120। उम्मीद है बात समझ गई। जो गिवन है, जो गिवन है बच्चों, जो क्या है बच्चों, गिवन, गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट की ही परसेंटेज, गिवन अमाउंट की ही मेरे प्यारे भाई आपने परसेंटेज से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई बाय जो आपको रिक्वायर्ड है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज। डन है मेरे चांद, ठीक है। गिवन अमाउंट डिवाइड बाय गिवन अमाउंट की परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। रिक्वायर्ड अमाउंट की, इधर रिक्वायर्ड अमाउंट क्या थी बच्चों, प्रॉफिट, तो रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया। डन। अच्छा प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में कहता है जी कॉस्ट इज, ये नया स्नैरियो है, कहता है कॉस्ट इज, ये नया स्नैरियो है, कॉस्ट इज, मिसाल दे रहा हूँ, कॉस्ट इज अपनी तरफ से बना रहा हूँ $7,500, ये नया स्नैरियो है, ठीक है। अच्छा C प्लस पी इज इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों S हो गया बच्चों। अच्छा प्यारे दोस्तों, वो कहता है जी हम ना बेस बनाते हैं बच्चों किसको, कॉस्ट को, तो कॉस्ट ये है, ठीक है। तो सर आपने मार्कअप मार्जिन से बात शुरू की थी, वो कहाँ गया, वो समझाता हूँ, वो तो एक लफ्ज़ है। अब आपने क्या करना है, गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट की ही परसेंटेज। 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल आएगी बच्चों। आपने क्या निकालना है, प्रॉफिट बच्चों, तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर दें। अगर बच्चों आपने सेल्स निकालनी होती तो आप करेंगे 7,500, इसी की ही परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 120, तो इधर सेल की अमाउंट आ जाती। उम्मीद है मेरे ख्याल में आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, और ठीक है। अच्छा जी, उम्मीद है बात समझ आ गई है बच्चों, और डन है। लो जी, अब ये क्वेश्चन आपके इंशाल्लाह इस तरह होते जाएंगे जितने भी हैं बच्चों। कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट गिवन है बच्चों, कॉस्ट गिवन है। इधर आपने कॉस्ट की ही बेस पे कॉस्ट को 100 लिया ना, मैं स्नैरियो चेंज कर देता हूँ बच्चों, चलो छोड़ो, अब और स्नैरियो देख लेंगे कोई। अच्छा अब लव्स मार्कअप मार्जिन। अब बच्चों मार्कअप हमेशा अप्लाई होता है किस पर, कॉस्ट पर, मार्जिन अप्लाई होता है सेल, यानी सेल्स को 100% लेना है, इधर कॉस्ट को 100% एज्यूम करना है। डन है मेरे चांद। मार्कअप का मतलब है, ये आप समझेंगे, आप एमए में भी पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, या शायद आपने पढ़ा हो। अगर है जी कहता जी प्रॉफिट निकाले, मार्जिन प्रॉफिट, कहता जी मार्जिन इज इतना, इसका मतलब है मार्जिन अप्लाई होता है सेल पे, सेल 100 है। अगर लफ्ज है मार्कअप, मार्कअप अप्लाई होता है मेरे प्यारे दोस्तों कॉस्ट पर, कॉस्ट 100 है। डन। इधर देखें, कॉस्ट C प्लस पी इज इक्वल टू S बच्चों, मार्जिन ऑलवेज अप्लाइड ऑन सेल्स बच्चों, मार्जिन ऑलवेज अप्लाइड ऑन सेल्स बच्चों, मार्कअप ऑलवेज अप्लाइड ऑन कॉस्ट, यानी इधर कॉस्ट 100%, उधर बच्चों सेल्स 100%। एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में लिखा हो मार्जिन मार्कअप ना लिखा हो, प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, ऑन के बाद, ऑन के बाद, ऑफ के बाद, एड के बाद जो लव्स है बच्चों, कॉस्ट या सेल, वो 100% है फिर, अगर मार्कअप मार्जिन नहीं बताया तो। डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा अब आपने कुछ स्टेप्स करने हैं बच्चों। सबसे पहले आइडेंटिफाई इफ द क्वेश्चन अमाउंट इज सेल और कॉस्ट। आपने इक्वेशन बना ली, उसके बाद आपने देखना आपको अमाउंट कौन सी गिवन है, प्रॉफिट की, सेल की, कॉस्ट की, जो अमाउंट गिवन है, पुट द गिवन अमाउंट इन द न्यूमरेटर, ऊपर रखें, पुट द परसेंटेज इन द डिनोमिनेटर, कौन सी, रेलिवेंट अमाउंट की जो गिवन है, रेलिवेंट अमाउंट की परसेंटेज बच्चों नीचे रखें बच्चों, आपके पास इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा बच्चों। ठीक है मेरे चाह, मल्टीप्लाई विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज। ठीक है बच्चों, अब इधर आए बच्चों, ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। एग्जाम्पल है 20% ऑन कॉस्ट। इक्वेशन क्या बनी प्यारे दोस्तों, इधर देखो, इधर देखो, ये इक्वेशन बनी, ये फॉर्मूला, कॉस्ट प्लस ऑन के बाद लफ्ज है कॉस्ट ना, तो कॉस्ट 100 है, 100 प्रॉफिट, और ये गिवन क्या है प्यारे दोस्तों, आप सुनना जरा। कहता जी, कहता 800 की कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट है बच्चों, 800 ये कॉस्ट है, डिवाइडेड बाई इसकी अपनी परसेंटेज कितनी है, 100। आपको चाहिए क्या, मल्टीप्लाई बाय, चाहिए क्या चाहिए प्यारे दोस्तों, क्या जी, आपको चाहिए जी सेल प्राइस। मिसाल दे रहा हूँ, ये है ना, आपको सेल प्राइस चाहिए, सेल प्राइस चाहिए, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी फार्मूला में अगर आपको प्यारे दोस्तों प्रॉफिट चाहिए तो 20 से मल्टीप्लाई कर दें। उम्मीद है मेरे साथ आपको मेरी बात समझ आ गई है। डन है बच्चों। एग्जाम्पल 8, 20% ऑन सेल्स, तो इक्वेशन क्या बनी जी, सेल 100 है, तो C प्लस पी इज इक्वल टू ये, गिवन क्या है 800, तो अब बच्चों 800
ये क्या है बच्चों, 800 कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय, अब ये 80 पे है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल प्राइस आएगी, प्रॉफिट निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उम्मीद है मेरे चांद बात समझ आ गई है। डन। अब ये कुछ एग्जांपल आपके सामने बच्चों, इधर देखो, कहता जी ए बी सी डी ई प्रोडक्ट, कॉस्ट सारों की गिवन है, 20% मार्कअप। 20% मार्कअप का मतलब है सी प्लस पी इज इक्वल टू एस, मार्कअप का मतलब ये 20, मार्कअप 100 प्लस इज इक्वल टू 120। डन है बच्चों, मार्कअप यानी कॉस्ट 100 है, मार्कअप। जी इधर देखें बच्चों, आप गौर से सुने, ये 1 लाख है बच्चों, ये पूरा लिख देना इधर, 1 लाख डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 120, सेल प्राइस आ गई। और अगर प्रॉफिट निकालना है तो सेल में से कॉस्ट माइनस कर दें, नहीं तो मल्टीप्लाई बाई इधर 20 कर दें। ठीक है, इधर 270 मैं सॉल्व करता हूँ, 270 मार्जिन है, मार्जिन का मतलब सेल 100 है। ठीक है, यानी इक्वेशन बनेगी इधर बच्चों 85 प्लस 15 इज इक्वल टू 100, यानी सेल 100 रखनी है ना आपने, सी प्लस पी इज इक्वल टू है सेल 100। तो आपको गिवन क्या है, कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें प्यारे दोस्तों, सेल आ जाएगी, या मल्टीप्लाई बाय 15 कर दें तो प्रॉफिट आ जाएगा। 25% मार्कअप बच्चों 830 डिवाइडेड बाय, मार्कअप का मतलब कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट 100 है, मल्टीप्लाई बाय 125 करेंगे तो सेल प्राइस आएगी, और मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। ये भाई 30%। उसी तरह ये मार्जिन का मतलब, मार्जिन का मतलब बच्चों, मार्जिन का मतलब है 50%, ये इसका मतलब है बच्चों सेल 100 है, सी प्लस पी इज इक्वल टू एस, 100 ये है प्यारे दोस्तों, इसका मतलब 50 ये, और मार्जिन तो वैसे ही 50 है ना जी। आप पहले प्रॉफिट लिखा करें, आप पहले देखें किस की बात कर रहे हैं, कॉस्ट की या सेल की, वो लिखें, फिर प्रॉफिट लिखें, फिर बैलेंसिंग फिगर खुद आ जाएगी। तो कॉस्ट गिवन है बच्चों आपको $500 डिवाइडेड बाय, प्यारे भाई डिवाइडेड बाय मेरे प्यारे भाई, ये कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट है कितने परसेंट पे, ये मल्टीप्लाई बाय 50 करें सेल प्राइस, और क्योंकि मार्जिन भी इतना ही है तो मल्टीप्लाई बाय 50, यही मेरे प्यारे दोस्तों आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे भाई आपका मेरे चांद बात समझ आ गई है। ठीक है चांद, अच्छा बच्चों, आप छोटी सी बातें बच्चों, छोटी सी बातें बच्चों, छोटी सी बातें बच्चों, इधर देखो भाई, अब ना ये इधर आना, ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, ये मैं नहीं पढ़ा रहा, नेट ये पूरा कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ये नहीं पढ़ा रहा, नीचे आए। एक्सट्रैक्ट एंड डिस्क्लोजर बच्चों, इसका मतलब है अगर कभी आपको आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लेके जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। हम जो कि खर्चे की बात कर रहे हैं, ये अभी क्या होता है ये हमने पढ़ा नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप बनाएंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल जाएगी एक्सपेंस में, और बच्चों एसेट में जाएगी इन्वेंटरी, स्टॉक। अब स्टॉक मैंने आपको बताया था 3 तरह का, आपने एमए में भी देखा होगा, पढ़ा होगा, रॉ मटेरियल, समाई फिनिश गुड, जिसे आप कहते हैं इंटरमीडिएट गुड या वर्क इन प्रोसेस, फिर फिनिश गुड, 3 तरह का स्टॉक है बच्चों। ठीक है, ये बस याद रख लें। अब ये देखना, ये जरा ये डिस्क्लोजर्स क्या है बच्चों, डिस्क्लोजर ये देखना प्यारे भाई, 4 बातें ना, डिस्क्लोजर्स का मतलब होता है अंग्रेजी में लिखना, नोट्स बनाना, अंग्रेजी में लिखना। नंबर्स तो आ गए ना बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस और इनकम आएंगी। इसके अलावा इन इनकम इन प्यारे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं प्यारे दोस्तों, ये भी आपने बतानी है, उसे कहते हैं नोट्स। 4 बातें इस चैप्टर से रिलेटेड आएंगी बच्चों। आपने कौन सी काउंटिंग पॉलिसी यूज़ की, और मेथड तो 2 है ना, FIFO को एक और कर लें, यूनिट कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट बच्चों, वो तो खैर बहुत कम यूज़ होता है जी। पॉलिसी बच्चों दो चीज़ें, पीरियोडिक और क्या बच्चों, परपेचुअल। डन बच्चों, ये आपने अंग्रेजी में लिखना कि हमारी पॉलिसी, हमारा मेथड, हमारा सिस्टम कौन सा है, कैरिंग अमाउंट, हमारी इन्वेंट्री किस अमाउंट पर पड़ी है। इसमें 2 बातें हैं, अभी तो सिर्फ आपको ये पता ना कि एंड पर या तो FIFO में पड़ी, FIFO के मुताबिक होगी, या फिर एक्चुअल कॉस्ट, या फिर प्यारे दोस्तों एवको के मुताबिक। एक बात और भी है, वो छोड़ें, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस बच्चों। ठीक है बच्चों, यानी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, चीज़ को बेचने का खर्चा कितना है। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई। अब ये वाली बात अभी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि बच्चों इसमें यह है कि अगर कोई इन्वेंट्री ख़राब होगी तो उससे रिलेटेड ये बात है, वो NRV एक कॉन्सेप्ट है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो पढ़ेंगे तो ये समझ आएगा। छोटी सी बात और, वाई वी मेंटेन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को क्यों मेंटेन किया जाता।
बच्चों मीटिंग वेरिएशन इन प्रोडक्शन डिमांड बच्चों, क्योंकि डिमांड बढ़ती है कम होती है तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता, इसलिए हम चीज़ें पहले ही अपने पास रख लेते हैं कि कितने क्वार्टर ऑर्डर्स आएंगे एक्सपेक्टेशन की बेस पे बच्चों। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बच्चों, जब आप बल्क में चीज़ें लेते हैं तो फिर आपको ना डिस्काउंट मिलता है जिससे आप कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट कम हो जाती है बच्चे। एक ट्रक के बच्चे उसमें ना, मिसाल दे रहा हूँ, उसमें बच्चे 100 एसी आ सकते हैं बच्चों। आपने एक दफ़ा 20 मंगवाए, फिर 20, फिर 20, फिर तो ट्रैवलिंग कॉस्ट तो पड़नी है ना बच्चों। तो फिक्स कॉस्ट आपकी बिला वजह आपकी कॉस्ट बढ़ती जानी है। आप एक ही दफ़ा चीज़ मंगवाएं बच्चों, 100 हो या 20, आने का खर्चा पेट्रोल तो उतना ही लगेगा ना बच्चों जी, जो ड्राइवर है उसको तो उतने ही पैसे देने हैं। तो बल्क में चीज़ें, इकोनॉमी द स्केल का मतलब होता है बच्चों, इकोनॉमी द स्केल एंजॉय करना। प्यारे दोस्तों, बल्क में चीज़ें खरीदना या बच्चों चीज़ें एक ही दफ़ा मंगवा लेना बच्चों, सही है। इकोनॉमी द स्केल का मतलब है जो बड़ा बिजनेस होता है वो इकोनॉमी द स्केल एंजॉय करता है जी, उसकी कॉस्ट फिक्स कम हो जाती है बच्चों। इसलिए हम चीज़ें पहले ही मंगवा के अपने पास स्टॉक में रख लेते हैं। एक दफ़ा इकट्ठी मंगवा लेंगे तो प्यारे दोस्तों खर्चा कम पड़ेगा बच्चों। गार्डिंग अगेंस्ट प्राइस इंक्रीज एंड स्टॉक आउट। स्टॉक आउट का मतलब है कहीं हम ऑर्डर आए और हमारे पास स्टॉक ही ना पड़ा हो, एहतियाती तदाबीर, इसलिए अपने पास रखते हैं। और बच्चों आपको पता है आए दिन चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, तो आज लेके रख लेते हैं ताकि कल को कुछ प्रॉफिट तो हो ना बच्चों जी। सस्ते दामों चीज़ें आज ले लेते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, अब ये कुछ चीज़ें ये मैंने पढ़ाई, ये अभी पेंडिंग है बच्चों, ये इंशाल्लाह बाद में। अब थोड़ी सी ना प्रैक्टिस में आए बच्चों। आज तो मैंने खैर पढ़ाया इतना नहीं है, बस सिंपल बताया मार्कअप मार्जिन। उसके बाद बच्चों ये डिस्क्लोजर में 3-4 चीज़ें आनी हैं। आपकी इन्वेंट्री किस अमाउंट पे पड़ी है बच्चों, आपने कौन सा सिस्टम, पीरियोडिक या परपेचुअल, जिसे कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज भी कहते हैं आप परपेचुअल को, कौन सा इस्तेमाल किया प्यारे दोस्तों, मेथड कौन सा इस्तेमाल किया, सेल की तो सेल के लिए कितना एक्सपेंस आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेगी। डन है मेरे चांद। अच्छा आप प्रैक्टिस पे हो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस भी तो करें ना यार। लो मेरे प्यारे भाई आ जाओ इधर, शाबाश। एंड से स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, एंड से स्टार्ट कर देते हैं जी। बिलो आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। IS2 इन्वेंट्री अलाउ द यूज ऑफ FIFO फॉर वैल्यू। बिल्कुल FIFO को इस्तेमाल है। आगे कहता जी IS2 इन्वेंट्रीज अलाउ द यूज ऑफ LIFO। बच्चों ये मैंने आपको उस दिन बता दिया था, ये स्टैंडर्ड है, ये हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, इधर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। LIFO ऑब्सलीट हो गया, ये मैंने आपको उस दिन बता दिया था बच्चों जी। बच्चों IS2 इन्वेंट्रीज अलाउ द यूज ऑफ FIFO 100%, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है बच्चों। आगे ए बिजनेस एंटिटी कैलकुलेटेड टू वैल्यूज फॉर इट्स इन्वेंट्री। कहता उन्होंने ना 2 वैल्यूज कैलकुलेट की इन्वेंट्री की, एक FIFO के मुताबिक, एक FIFO। ये आपको भी बिल्कुल पता है बच्चों, आपको भी पता है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। दोनों के अपने अपने तरीके हैं बच्चों। FIFO में कहते हैं एंड पर जो यूनिट्स पड़े हैं वो हमारे पास हैं। FIFO अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें है एक मसला, अगर तो चीज़ें हैं महंगी, इन्फ्लेशन, और दूसरा है डिफ्लेशन। ये बात नोट करनी है आपने, इंशाल्लाह आपको समझाएंगे बच्चों। इन्फ्लेशन है तो FIFO कहता है एंड पर जो यूनिट्स पड़े हैं, FIFO में assumption है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले चलेंगे। तो सस्ते यूनिट्स चलेंगे ना, सस्ते यूनिट्स चलेंगे, उर्दू में लिख लें, इधर आपने खुद लिखना है। अच्छा FIFO में क्या assumption है बच्चों, सस्ते यूनिट्स चलेंगे। अगर इन्फ्लेशन है तो सस्ते यूनिट्स चलेंगे, उर्दू में लिखो पॉज करके, सस्ते यूनिट्स चलेंगे, और महंगे यूनिट्स आपके पास पड़े हैं, ठीक है। इसका मतलब है जाने वाली कॉस्ट ऑफ सेल कम है बच्चों, यानी सस्ती है ना एज कंपेयर टू FIFO। इसका मुकाबला करना FIFO का FIFO। अगर इन्फ्लेशन है तो प्यारे दोस्तों सस्ते यूनिट्स चलेंगे, तो FIFO के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, लेकिन जो स्टॉक होगा क्लोथिंग स्टॉक, वो तो महंगे यूनिट्स आपके पास, महंगे वाले, आपकी assumption है ना जो एंड पे यूनिट्स आ रहे हैं, इन्फ्लेशन है, महंगाई हो रही है, assumption ये है एंड वाले यूनिट्स पड़े हैं, वो तो महंगे दामों होंगे, तो क्लोथिंग स्टॉक ज़्यादा होगा। मैं किससे कंपैरिजन कर रहा हूँ, FIFO के साथ, कंपैरिजन FIFO के साथ किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। मैं लिख देता हूँ इधर FIFO इन्फ्लेशन, इधर लिखता हूँ बच्चों मैं FIFO, इधर लिखता हूँ FIFO, ठीक है बच्चों। इन्फ्लेशन हो रहा है बच्चों, किस में कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा होगी, FIFO में, ठीक है, इसमें कम होगी बच्चों। स्टॉक क्लोथिंग स्टॉक इसमें ज़्यादा होगा अगर इन्फ्लेशन है तो ये,
डन है बच्चों। ये मैंने इन्फ्लेशन के बारे में बताया आपको। ठीक है मेरे चांद। अब मैं मेरे चांद बताता हूँ डिफ्लेशन के बारे में। अगर चीज़ें सस्ती हो रही हैं प्यारे भाई, चीज़ें सस्ती हो रही हैं जी। एवको तो ये कहता था ना कि सारे यूनिट्स एक ही रेट पे पड़े, आप वेटेड एवरेज कर लेते हैं बच्चों, एवरेज आउट कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों अब चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो फाइफो कहता था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आए पहले चले गए 10 यूनिट से बच्चों। अच्छा इसमें जो जाने की बात कर रहे हैं, ये रेट की बात की जा रही है कि जी जो पहले आए थे वो पहले वाले रेट पे, यूनिट्स चले गए हैं पहले वाले रेट पे, यूनिट्स जो भी जाएं, लेकिन बच्चों रेट कौन सा होगा, पहले वाला रेट की बात हो रही है बच्चों। अच्छा जब पहले चले गए तो कॉस्ट ऑफ सेल, जारी सी बात है बच्चों, इधर ज्यादा होगी कॉस्ट ऑफ सेल, इधर ज्यादा होगी, इधर कम होगी, इधर इधर ज्यादा होगी। मैं इस तरह लिख देता हूं बच्चों, इधर कम होगी कॉस्ट ऑफ सेल, इधर ज्यादा होगी। स्टॉक इधर ज्यादा होगा इधर, ठीक है। अब जारी सी बात है बच्चों, एक इसका है जी प्रॉफिट के साथ भी लिंक। अब बच्चों देखो, खर्चा जब ज्यादा होता है प्यारे दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कम होता है, ठीक है बच्चों। उधर चूंकि कॉस्ट ऑफ सेल कम तो प्रॉफिट ज्यादा बच्चों, ये एवको है बच्चों। इधर खर्चा ज्यादा तो प्रॉफिट कम होगा बच्चों। डाना मेरे प्यारे भाई, उम्मीद है बात समझ गए हैं। और वैसे भी क्लोथिंग स्टॉक, आपको शायद याद हो बच्चों, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ये दोनों कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाते हैं, क्लोथिंग स्टॉक कम करता है। क्लोथिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा एक्सपेंस उतना कम होगा, तो क्लोथिंग स्टॉक कम करता है। क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो बच्चों जारी सी बात है कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी और प्रॉफिट ज्यादा ही होगा। अच्छा अब मैं डिफ्लेशन पे बात करता हूं बच्चों। चीज़ें मेरे चांस सस्ती हो रही हैं, सस्ती, तो बच्चों इधर देखें, तो जो चीज़ें सस्ती हो रही हैं, एंड पर जो यूनिट्स बड़े होंगे उन पर जो रेट लगेगा बच्चों, वो कौन सा लगेगा, वो कम प्राइस वाला। तो क्लोथिंग स्टॉक फाइफो में कम होगा और चीज़ें सस्ती हैं, तो इसका मतलब अजम्पशन है महंगे वाला रेट लग गया होगा बच्चों जो यूनिट्स पहले चलेगी। डन है मेरे प्यारे भाई, इधर आए, कॉस्ट ऑफ सेल बच्चों, क्लोथिंग स्टॉक बच्चों, प्यारे भाई प्रॉफिट जी। अब इधर आओ बच्चों, इधर अजम्पशन क्या है प्यारे भाई, कॉस्ट ऑफ सेल डिफ्लेशन। भाई इधर अजम्पशन है, इधर है फाइफो एवको जी। बच्चों इधर अजम्पशन है महंगी चीज़ें पहले चली गई, इधर कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा इधर कम। बच्चों आपने फाइफो को सोचना है, एवको को नहीं सोचना आपने। क्लोथिंग स्टॉक बच्चों सस्ती वाली चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं, क्लोथिंग स्टॉक की अमाउंट इधर कम होगी बच्चों, इधर होगी ज़्यादा, ठीक है। अब इधर देखो, अब जब इधर कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बच्चों प्रॉफिट कम होगा। प्यारे दोस्तों इधर कॉस्ट ऑफ सेल कम है तो बच्चों प्रॉफिट जारी सी बात है बच्चों ज़्यादा, ठीक है मेरे चांद। आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो सलूक जो ट्रीटमेंट क्लोथिंग स्टॉक का है तो बच्चों प्रॉफिट का भी वही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बना क्लोथिंग स्टॉक, एक रूल लिख लें बच्चों, रूल, क्लोथिंग स्टॉक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों, प्रॉफिट के। जब प्रॉफिट ज़्यादा तो सारी जारी सी बात है बच्चों नेट एसेट कैपिटल भी ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा। वाइल जब भी अंग्रेजी का लफ्ज़ कोई एक सेंटेंस लिखा हो और उसके आगे आ जाए वाइल, बट, ड्यू टू, हाउएवर, फर्दर, इसका मतलब आगे कोई मसला है। वाइल ओपनिंग स्टॉक, ये तो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाएगा ना, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब पता नहीं आपको समझ आएगा नहीं, मैं लिख देता हूँ। इनवर्स प्रोपोर्शन है बच्चों किसका, प्रॉफिट का। डन है मेरे प्यारे भाई, इस रूल को मेरा चांद लिख लो, ठीक है, इस रूल को मेरा चांद लिख लो, ठीक है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है मेरे चांद ये बात समझ आ गई आपको। अब ये जो था ना, ये सारा ये इधर लिखा हुआ है बच्चों, ये मेरा चांद इधर आओ, ये सारी बातें मेरे चांद जो मैंने की है ना, इधर लिखी हुई हैं बच्चों। जी ये क्लोथिंग स्टॉक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, इधर मैंने समझाने की भी कोशिश की आपको बच्चों, ये देखो, ठीक है मेरे चांद, ये प्यारे भाई। और बच्चों इधर देखो, ये किस में कह रहा है, इधर देखें। अब ये तो मैंने वैसे बातें की ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉस्ट ऑफ सेल की क्लोथिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक बच्चों ये है, ये क्या है बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल का डायरेक्ट रिलेशन है। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशन है। ये सारी बातें मैंने ओपनिंग और क्लोथिंग स्टॉक की आपको समझाने की कोशिश की। अब फाइफो में खुद देख लेना बच्चों, इधर तो नहीं लिखा हुआ, खुद देख लेना। फाइफो में स्टॉक
महंगी चीज़ें हैं तो ज़्यादा पड़ा होगा क्लोथिंग स्टॉक, ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा। सस्ती चीज़ें एंड पे पड़ी हैं प्यारे दोस्तों, रेट यूनिट का जो है बच्चों वो डिफ्लेशन है तो फाइफो के मुताबिक रेट एंड वालों पर कम वाला लगेगा, तो क्लोथिंग स्टॉक कम, प्रॉफिट भी कम, कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा। अच्छा बच्चों, अब ये पढ़ते हैं जो इसने क्वेश्चन पूछा था, हम तो खैर अपनी जो है ना वो रामलीला शुरू कर ली बच्चों हमने जी। कहता दोनों में वैल्यू डिफरेंट है, द परचेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हैड बीन फॉलिंग, डिफ्लेशन है बच्चों। फाइफो में चीज़ें सस्ती होंगी, क्लोथिंग स्टॉक कम होगा बच्चों, याद रखना, और प्रॉफिट भी कम होगा। द प्रॉफिट विल बी लोअर इफ द फाइफो मेथड इज यूज, बट कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा होगी, ठीक है। वो खैर उसने बताया नहीं तो यही सही है। अच्छा जी, कहता था इन्वेंट्री बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विल बी हायर इन द फाइफो मेथड, नहीं 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 नहीं, क्लोथिंग स्टॉक कम होगा फाइफो में, गलत है। द नेट एसेट विल बी हायर, नहीं 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 भाई, अगर प्रॉफिट कम है तो भाई जारी सी बात है, प्रॉफिट अगर कम है, प्रॉफिट कम है तो बच्चों बड़ी सिंपल बात है, कैपिटल, नेट एसेट, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें कम हैं बच्चों। मेरी उम्मीद है बात समझ गए बच्चों आप। और नेट एसेट अगर कम है तो सारी सी बात है, नेट एसेट्स कम होने का मतलब है एसेट्स कम है, करंट एसेट भी कम ही होगा ना, स्टॉक भी कम ही होगा जी। द मेथड ऑफ इन्वेंट्री विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, गलत है बच्चों ये जी। कहता जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोथिंग स्टॉक यूजिंग एवको कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, ये तो बहुत आसान है बच्चों, इधर देखो, कॉन्टिन्यूस एवरेज मेथड का हमने टेबल बनाना है बच्चों, मतलब इस तरह क्वांटिटी, ये सोल्यूशन कर रहे हैं 18 का, क्वांटिटी पर यूनिट कॉस्ट, और इधर आ जाना है टोटल या बैलेंस जी। अब आए जी, टेबल बनता जाएगा। 2 जनवरी को 15 यूनिट्स परचेज किए, 100 के 1500 हो गया बच्चों। लो जी, फिर सेल कर दिए 9 को 5 यूनिट्स, ओके बच्चों, सेल कर दिए 5 यूनिट्स, सेल कर दिए बच्चों, गलत कर दिया मैंने, इधर 15 यूनिट्स थे, ऑनलाइन वाला आप घर में बैठ के कह रहे हो सर गलत हो गया, गलत जी बच्चों, ये यही रेट लगेगा, हमने कॉस्ट निकालनी है बच्चों, ये आ गया 500, डन है बच्चों, ये डॉलर में कर रही हो आप जी। प्यारे भाई अब आप इधर आए, इधर लिखेंगे आप कितना बच्चों 100, प्यारे दोस्तों माजरत, इधर 10, इधर आप लिखोगे बच्चों कितना 100, डन। आगे बच्चों फिर परचेज कर ली बच्चों आपने, और वो 5 यूनिट्स किए 110 पे, 5 यूनिट्स 110 पे 550 बनेगा बच्चों जी, डन है बच्चों जी। अब इसमें अब आप क्या करूं, मुझे तो कैलकुलेट करता हूं, 103.33, लो मेरा चांद बच्चों, इसको तो काट ही दो ना, अब इसकी ज़रूरत है कि नहीं, चलो बाहर ये देख लेना। अच्छा अब बच्चों फिर इशुएंस, अब 2 इशुएंस है बच्चों, इधर तुक्का नहीं चलना, 5 यूनिट्स कितने बच्चों जी, ये आएगा बच्चों, मैं राउंड ऑफ करूंगा 516 समथिंग, मैं 517 राउंड ऑफ करके करूंगा, डन है बच्चों। अब मेरे प्यारे दोस्तों एंड पर कितने यूनिट्स बने 10, और ये निकलेगा बच्चों 1150 माइनस 517 1033, ठीक है। रेट पूछते एंड पे कितना है, सारे यूनिट्स का पड़ा होता तो 1033 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 10 यही आ जाता नीचे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे चांद बनेगा ये बीटा। उम्मीद है बच्चों बात समझ आ गई है, डिटेल में हमने बच्चों ये क्वेश्चन कर लिया जी, ठीक है। लो बच्चों ये क्या है, परपेचुअल कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड, डन है बच्चों। लो जी आगे बच्चों, कहता जी व्हाट इज, कहता के फिगर फॉर कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल पूछ रहा है बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल, बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल की इक्वेशन इस तरह बनती है, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्लस परचेजेस प्लस सामान को लेके आने का, परचेजेस को लेके आने का खर्चा माइनस क्लोथिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना बच्चों, इधर देखो 30 जून 3 है ना, तो बच्चों इधर देखो, इधर 30 जून 3,
तो पिछला साल ख़त्म हुआ होगा 30 जून 2 पे, साथ ही नया साल शुरू हो गया 1 जुलाई 2 पे, तो ये ओपनिंग स्टॉक है बच्चों। एक साल का सफ़र है ना 2 से 3 तक, अब जुलाई से जुलाई है जी 34,500 प्लस परचेजेस 4 to 8 400 प्लस कैरिज इन, आउटवर्ड एक्सपेंस, आउटवर्ड इधर कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं आता, ये कॉस्ट ऑफ सेल में आएगा जी। आउटवर्ड मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, सामान को कस्टमर तक पहुंचाना, ये कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं आता, ये लिख लो बच्चों कहीं अपने पास। माइनस क्लोथिंग स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल को कम करता है, ये तो हमारा खर्चा ही नहीं है, अगले काउंटिंग पीरियड का खर्चा है बच्चों। जी बच्चों, अब मेरे प्यारे भाई जो आपका आंसर आएगा ये कर लेना कैलकुलेट, इंशाल्लाह यही आएगा बच्चों, ठीक है। ये बस ये माइनस करना बच्चों, ये माइनस करना, ये ठीक है, ये माइनस करना 56 ये वाला। क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लोथिंग इन्वेंट्री। बच्चा क्लोथिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, आपका प्रॉफिट बढ़ता है, आपका नेट एसेट भी बढ़ता है। स्टॉक क्लोथिंग वाला रिकॉर्ड करेंगे तो ज़्यादा रिकॉर्ड करेंगे तो बच्चों आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नेट एसेट भी बढ़ेगा बच्चों। यूजिंग द कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड, ये आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है बच्चों, जैसे अभी मैंने करवाया, फिर मैं भी इंशाल्लाह करवा दूंगा, बिल्कुल उसी तरह टेबल बनेगा जैसे मैंने अभी बनाया था। The company holds a constant level of inventory, but the cost of goods is rising over time, यानी इन्फ्लेशन है बच्चों जी। कहता जी 5 वैल्यूएशन विल प्रोड्यूस अ हायर प्रॉफिट देन एवरेज कॉस्ट, यानी एफको से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बिल्कुल ठीक है, एंड पे यूनिट ज़्यादा पड़े होंगे, कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा। 5 वैल्यूएशन विल ऑल प्रोड्यूस अ हायर वैल्यूएशन इन्वेंट्री वैल्यूएशन देन, बिल्कुल ये बात सही है, जब प्रॉफिट ज़्यादा जाहिर सी बात है बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल। बच्चों देखो ना, जब आपके स्टॉक के यूनिट ज़्यादा क्लोजिंग में पड़े हैं, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, एसेट बढ़ा, डन है, तो इसके बढ़ने की वजह से क्लोजिंग स्टॉक के आपका कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी ना, खर्चा नहीं है, ये एक एसेट है, कल के लेक्चर में समझाया था। तो आपके एक्सपेंस कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया, सही है, और एक्सपेंस को शिफ्ट कर दिया एसेट में, दोनों बातें ठीक हैं। आगे, व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ दिस इन्वेंट्री टू बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी एसेट्स में कितना जाएगा स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में। बच्चों ये एनआरवी समझाऊंगा तभी समझ आएगा, पेंडिंग कर लें बच्चों कल इंशाल्लाह। ये भी बच्चों वही है, ये भी एनआरवी है बच्चों। अच्छा जी, इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, कहता जी व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। कहता जी पूजा इज एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, ही इज रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स, कहता है वो डिलीवर फलां, रजिस्टर्ड का मतलब है सेल टैक्स का इम्पैक्ट लेना है, नॉन रजिस्टर्ड पे तो होता ही नहीं है ना इम्पैक्ट जी। 1000 ये 20 ये हो गया, तो दोनों को ऐड करें। सेल टैक्स का मैंने समझाया था ना, टैक्स आ गया, कस्टम ड्यूटी, ये वो फलां, तो बच्चों रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल, अगर कुछ ना लिखा हो तो हमेशा नॉन रिफंडेबल एज्यूम करना है, नॉन रिफंड जी। डिलीवरी कॉस्ट कैरीज इनवर्ट को कहते हैं। एक्सपेक्टेड स्टोरेज कॉस्ट, नहीं ये नहीं, ये आपका ये कॉस्ट ऑफ सेल वाला खर्चा नहीं है, एक्सपेक्टेड स्टोरेज कॉस्ट, ये तो चीज़ को हम तो कह रहे हैं पड़ी कितने की, अब बच्चा चीज़ आपके पास आ गई है, अब ये आपने बताना है, अब इसको मजीद खर्चा जो है वो नहीं बता रहे होंगे। एक्सपेक्टेड डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर, ये कैरीज आउट है, ये कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं, इन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं आएगा, याद कर लो ना बस इस बात को, तो ये 10,500 जवाब आएगा बच्चों। अच्छा बच्चा कहता है व्हाट इज द करेक्ट कॉस्ट पर बोतल टू यूज व्हेन वैल्यूइंग द इन्वेंट्री, कहता है इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल, एएस का मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कहता है बॉट 1000 लीटर ऑफ ऑलिव ऑयल जी। कहता है फॉर अ सप्लायर फॉर 2 लीटर, तो एक दो का तो ये पड़ा कितने का 2000 का, ठीक है, ये लीटर्स हैं, ये रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है कहता है 900 प्लस 900 कर दें इसमें। अच्छा जी, कहता है एंड देन जी, एंड देन इट वाज रीपैकेज्ड इनटू अ 0.5 लीटर ग्लास बोतल विच कॉस्ट 0.75 ईच। ओके बच्चों, अब प्यारे दोस्तों वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो 1 मिनट दीजिएगा। टोटल आपके जो हैं वो आपके पास है कितने बच्चों, 9 जी बच्चों, हाँ। कहता जी एंड देन इट वाज रीपैकेज्ड, फिर हमने उनको पैक किया इनटू 0.5 लीटर ग्लास बोटल्स, कहता विच कॉस्ट इतना, अब ये पैकेजिंग कॉस्ट, ज़ाहिर सी बात है ये भी कॉस्ट को कन्वर्ट करने की कॉस्ट है प्यारे दोस्तों, 0.75 75
जी जी मेरे प्यारे भाई, ये आएगा आपका उसने पूछा पर बोतल 0.5 लीटर ग्लास बोतल, ठीक है 0.5 लीटर ग्लास बोतल। अच्छा 1 मिनट इसको रुकना, इसकी कैलकुलेशन में मसला आ रहा है, ये मैं करवाता हूँ फिर आपको, मुश्किल नहीं है, दिखाता हूँ, ये देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा ये एनआरवी है, क्या है प्यारे दोस्तों, एनआरवी। अच्छा बच्चों इधर आ जाए, कहता जी बिफोर करेक्टिंग द एरर व्हाट इफेक्ट विल द ओवर वैल्यूएशन हैड ऑन हिज प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑन नेट एसेट, ठीक है। कहता ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन का मतलब ज्यादा कर देना, ज्यादा कर देना, ज्यादा करना। कहता विलियम हैड मेड एन एरर एंड ही कैलकुलेटेड द वैल्यूएशन ऑफ हिज क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यूएट करते गलती कर दी और क्या कर दिया, ओवर वैल्यूएशन कर दी, यानी ज्यादा कर दिया। अब ज्यादा करने की वजह से बच्चों सिंपल सी बात है, क्या मसला होगा, क्लोथिंग स्टॉक बढ़ गया, क्लोथिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट आपका मेरे प्यारे दोस्तों ओवर स्टेटेड होगा, ज्यादा होगा, स्टॉक भी आपका ओवर स्टेटेड, प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड, नेट एसेट्स भी आपकी यानी कैपिटल भी ओवर स्टेटेड। जब आपका खर्चा कम हो गया, क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा है, खर्चा कम हो गया, आपने बिला वजह एसेट बढ़ा दिया, एसेट में ट्रांसफर कर दिया, खर्चा कम कर दिया, खर्चा कम किया तो प्यारे दोस्तों प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा तो नेट एसेट कैपिटल भी बढ़ गया बच्चों। उम्मीद है मेरे चांद बात समझ आ गई। कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड हिम्मत कीजिएगा बच्चों, जो टेबल मैंने बनाया वैसे ही सॉल्व करना बच्चों, मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह आपको दोबारा। जी ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाला आ गया बच्चों, कल देख लेंगे इंशाल्लाह। अब इधर कहता फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मैं यही वेट कर रहा था यार इसका भी एक क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कहता जी आपके पास कितने यूनिट्स, अच्छा सबसे पहले आपने प्यारे दोस्तों आपने क्लोथिंग स्टॉक के यूनिट्स निकालने हैं, फिर आपने आइडेंटिफाई करना किस शिपमेंट में से हैं। कहता 100 हमारे पास 1 सितंबर में पड़े थे, कहता जिनकी कॉस्ट है 12, 100 पड़े थे बच्चों। परचेज कितने थे, 100 प्लस 50 प्लस 80, ये 3 परचेज शिपमेंट्स है ना, ये प्यारे दोस्तों। अब सेल वाले मैं बिलीव से कर रहा हूँ, बिके कितने, -60 -80। अगर तो कहेगा कॉस्ट ऑफ सेल तो बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल के लिए 140 यूनिट्स, अगर कहेगा परचेज से परचेज है बच्चों 230, इसमें से ये निकाल दें बच्चों 230 माइनस, अब मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है ना, ये भी मस्त है, 230 माइनस 140 90 आएगा शायद, 90 आएगा, 90 यूनिट्स मल्टीप्लाई। अब ये कहाँ से बचे हैं भाई, आखिरी शिपमेंट तो ये थी लेटेस्ट वाली, उल्टा शुरू करना है, मल्टीप्लाई बाय, अब नहीं सॉरी 90 है, जिसमें से 80 यूनिट्स पड़े हैं अलग रेट पे और 10 यूनिट्स पड़े हैं अलग रेट पे, ये पड़े हैं लेटेस्ट वाले 12.5 पे। ये डॉलर लिख दूं कंफ्यूज ना हो ताकि आप, जी ये पड़े हैं 11.5 पे। डन है बच्चों, अब इनको मेरे चांद आप टोटल कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। कहते हैं तो मैं कर देता हूँ, नहीं तो कर लेना बच्चों, अब देख लेना। अच्छा मैं कर देता हूँ यार, ये मसला ही रहना है। इधर आता है 1000, जी इधर आएगा डन हो गया बच्चों, ये जवाब है। कहता जी विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्वेंट्री वैल्यूएशन आर करेक्ट, द वेटेड एवरेज और कॉस्ट मेथड कैन बी यूज टू डिटरमाइन कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्लोथिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, ये खैर आपको पता नहीं है लेकिन चलो, स्टॉक जो होता है ना कल बताऊंगा, ये स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ, लोअर क्या कॉस्ट या एनआरवी, ये तो रूल है, क्या होता है ये बात की बातें हैं बच्चों। क्लोथिंग इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यू, नहीं ये सही नहीं है, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू की बातें हैं, ये कल आपको फिर समझाएंगे इंशाल्लाह। ये अब ये भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों। जी पहले ये कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन इन कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज प्राइस आएगी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, दी डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर, ये मैंने बताया ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है जी, जिसको बनाने का पार्ट नहीं, स्टोरेज कॉस्ट चीज़ को स्टोर करना, ये भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का पार्ट है, रेंट इंश्योरेंस की तरह बच्चों। अच्छा कॉस्ट का पार्ट कैपिटलाइज नहीं करना, 2 वाला। कहता जी कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज मेथड फॉर वैल्यूइंग इन्वेंट्री, होमवर्क बच्चों ये मैंने उससे पहले भी आपको करवाए थे, जी मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना आपने।
इधर आ जाए, FIFO वाला प्रैक्टिस करें बच्चों। FIFO सबसे पहले बच्चों यूनिट्स कितने थे इनके पास जी, अल्लाह भला करे, 50 यूनिट्स यार, 50 यूनिट्स थे। कितने थे बच्चों? 50। भाई 50 यूनिट्स थे, फिर दोबारा परचेज की, नहीं ग्रीन करते हैं ना इनको, 50 थे, फिर परचेज की, फिर परचेज की बच्चों। तो परचेज वाले यूनिट्स आ गए बच्चों जो पड़े हैं इनके पास, 50 यूनिट्स प्लस 60, नहीं प्लस 40, माजरत प्लस 40। मैं हूँ भाई, और मेरे साथ भी आज मैं हूँ जी, माइनस प्यारे दोस्तों। अब आपने सेल वाले ये 30 और 20 माइनस करते हैं, ठीक है। वो कहता जी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थॉमस इन्वेंट्री बच्चों। भाई देखो क्लोथिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा है और FIFO कह रहे हैं, तो क्लोथिंग में कितने यूनिट्स बच गए, ये आएगा 150, 100 यूनिट्स। कितने बच्चों? 100। डन है बच्चों, 100 यूनिट्स। अगर कहता ना कॉस्ट ऑफ सेल बताएं तो ये 50 थे, ये 50 यूनिट्स आते। अच्छा 100। अब ये पड़े किस में से हैं? आखिरी शिपमेंट में तो सिर्फ 60 यूनिट्स हैं, बाकी फिर 40 ये वाले होंगे। डन है मेरे प्यारे भाई जी। 100 यूनिट्स, दो कैटेगरीज जी। प्यारे दोस्तों इधर आए, 2.70 और 2.60। जी बच्चों उम्मीद है बात समझ गए हैं। इधर आए जी, $1.162 जी। और बच्चों इधर आएगा ये काम जल्दी हो जाना था, लेकिन आज कैलकुलेशन भी मैं ही कर रहा हूँ। लो बच्चों ठीक है, चलो बच्चों ये आपकी कुछ चीज़ें स्टडी है, आपके क्वेश्चंस रह गई हैं। कॉन्सेप्ट क्योंकि अभी रहता है ना NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जी। तो प्यारे दोस्तों वो क्या उसका नाम है बच्चों? अच्छा अब ये MCQ जो था ना ये वाला, अब कैलकुलेटर शैलकुलेटर हो तो मैं करवाऊँ, इसको फिर आप होल्ड कर लें थोड़ा सा जी। और वैसे भी हाँ ठीक है, इसको होल्ड कर लें। अच्छा जी चलो बच्चों, अब ये लेक्चर ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।